हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मुकेश सर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले समझेंगे आसपास के पदार्थ मीन्स पदार्थ क्या होता है, हम पदार्थ को कैसे समझते हैं, पदार्थ क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ के 3 टाइप्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले बात करेंगे ठोस की। ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका निश्चित आयतन होता है, उसमें कोई बहाव नहीं होता, कण बहुत ही आसपास होते हैं और संपीड़ितता नगण्य होती है, अर्थात उसे दबाकर छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि कण बहुत ही नज़दीक होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पदार्थ द्रव की। उसका निश्चित आकार नहीं होता, परंतु निश्चित आयतन होता है, वो बहने की गुणधर्मता रखता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और कुछ हद तक उसे हम दबाव कर सकते हैं, संपीड़न कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा आता है गैस का। गैस का अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है, बहने की गुणधर्मता रखता है और कणों के बीच में काफ़ी जगह होती है, स्थान काफ़ी होता है और इसे हम आसानी से काफ़ी मात्रा में संपीड़ित कर सकते हैं। क्योंकि कणों के बीच में जगह बहुत ज़्यादा होती हैं और उसको आसानी से हम इकट्ठा कर सकते हैं, अर्थात संपीड़न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। सारी वस्तुएं पदार्थ की बनी हुई, हम जो भी वस्तु देख सकते हैं वो सभी वस्तु पदार्थ है, किसी न किसी अणु परमाणु से बनी है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। अब आगे बढ़ते हैं कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। कणों के भौतिक गुण देख रहे हैं हम लोग, पदार्थ कणों से बने होते हैं और ये सतत नहीं है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इनके बहुत ही छोटे अणुओं से, कणों से बनकर बनते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। अब हम अगले तीसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। हम कैसे पता करेंगे पदार्थ है या नहीं है, या वो क्या है, किस तरह वो प्रोसीजर करता है, प्रोसेस करता है, उसको समझेंगे। तो नंबर 1, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, अर्थात उसके पास गति ऊर्जा होती है। जैसे तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। तापमान, अगर कणों को तापमान दिया जाए तो वो अपनी जगह से वाइब्रेट होने लगते हैं, हलन चलन करने लगते हैं, जिससे उनमें गति आती है, जिससे उनमें ऊर्जा निकलती है, अर्थात ऊर्जा उसमें बढ़ जाती है, आगे पीछे वो काफ़ी हद तक गति से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान में समावेश होते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, पानी के अंदर हम या जल के अंदर हम कोई लवण या जैसे लवण के साथ चम्मच कोई भी पदार्थ, नींबू का पानी डालते हैं लवण के रूप में और उसे हिला देते हैं तो पानी के अंदर नींबू का पानी मिल जाता है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो पानी के कणों के बीच नींबू के पानी के कण आसानी से घुल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पानी एक पदार्थ और नींबू का पानी भी एक पदार्थ है जिनके बीच में जगह होती है, इसीलिए वो आपस में दूसरे तक घुल मिल जाते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है, जगह होती है, स्पेस होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे पर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वो धार टूट जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पानी को अगर हम बीच से कट करते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से पानी रुक जाएगा, नहीं, पानी अलग जगह से वो एक के दूसरे के साथ आकर्षण बल जुड़ने के कारण आगे की तरफ बढ़ता है। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। सबसे कम रिक्त स्थान कहाँ पर होता है? ठोस में। ठोस में खाली जगह, अणुओं के बीच में जो जगह होनी चाहिए बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसे ठोस कहते हैं। और द्रवावस्था में ये मध्यम होती है, गैसीय अवस्था में कणों की जो दूरियां होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक
द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। अर्थात आकर्षण बल ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ही पास पास में होते हैं। द्रव में मध्यम होता है, इसलिए उनके बीच में थोड़ी दूरी बनी होती है। गैस में काफ़ी अधिक होती है, इसलिए कण एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तीसरे मुद्दे में हम इसके तीसरे पॉइंट को समझेंगे। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, और ठोस अवस्था में भी ये अधिकतम होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठोस में कण काफ़ी पास में होते हैं, द्रव में थोड़ा बीच में स्पेस दिखाई पड़ रहा है, गैस में भी काफ़ी मात्रा में स्पेस दिखाई पड़ रहा है। इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर। पदार्थ की अवस्था हम जानते हैं, ऊपर हमने देख लिया जिस तरह के पदार्थ की अवस्था में 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, जैसे हड्डियों और दांत जो ठोस अवस्था में आती है, और रक्त और जल द्रव अवस्था में आते हैं। फेफड़ों में जो हवा यूज होती है वो गैसीय अवस्था, जो 70% पानी हमारे शरीर में इस तरह मौजूद होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अवस्थाओं में, पहले ठोस अवस्था की। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है उसी तरह हम उसको आगे लेंगे, मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। ठोस अवस्था, इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, किसी पदार्थ का इसमें लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है। ठोस में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, जैसा कि हमने बात की, इसका आकार निश्चित होता है, उसी तरह इसका आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। और इनकी संपीड़ित, इसको दबा कर हम प्रेस करके इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, ये काफ़ी दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे, किसे कहेंगे हम। तो बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने से वापस से वो अपने मूल आकार में आता है। अगर अधिक बल लगाएं तो रबर बैंड टूट सकता है, अर्थात तो वापस उसी स्थिति में लाना उसको बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि उनके बीच में जगह बहुत ही कम होती है। दूसरी बात करेंगे तो ठोस पदार्थ में कणों की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। क्या कहा हमने, ठोस पदार्थों में कणों की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बहुत ही कम होती है। अर्थात कण को जब तापमान दें तो उसे हिलने चलने की जो पावर होती है वो काफ़ी कम होती है। उसे ज़्यादा तापमान देना होता है तो नॉर्मल या मिनिमम तापमान पर उसमें आकार परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल की बात है। अब आगे तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं, शर्करा। ग्लूकोज या शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार लेते हैं, लेकिन यह ठोस पदार्थ है, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार तो वही रहता है। नमक है या शर्करा, उसको बर्तन में रखे तो उसी बर्तन का आकार लेता है, परंतु वो ठोस पदार्थ है, बाहर का भाग क्रिस्टल के आकार का होता है, इसलिए उसी प्रकार के आकार को दर्शित करता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है, कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए हम उसे ठोस के रूप में जानेंगे। किसे चीज, स्पंज को दबाते हैं तो उसमें से एयर बाहर आ जाए, क्योंकि उनके अणु एक दूसरे थोड़े दूर स्थित होते हैं, और जैसे ही हम उसे दबाते हैं तो उसमें आई हुई हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो ठोस में नहीं आता, अवस्थाओं को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था की, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था तरल होता है, जैसा हमने पहले देखा, उसमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन के आकार के होते हैं, जिस बर्तन में डाले उस आकार को ले लेते हैं। तीसरा मुद्दा, द्रव का निश्चित आयतन होता है। इसमें आकार निश्चित नहीं होता, परंतु द्रव का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, संपीड़न नॉर्मली हो सकता है, जिसे हम इकट्ठा करके बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं, दबा प्रेशर थोड़ा कर सकते हैं, परंतु बहुत ही कम संपीड़न होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखें वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है, जिसको हम भली भांति जानते हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विस्तृत होती है, यही जलीय पौधे और जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। ये जिस तरह हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये पानी में आसानी से घुल जाती है, इसलिए कि पानी या समुद्र के अंदर जो जलीय पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती है, वो इस तरह की घुली हुई ऑक्सीजन को आसानी से सांस में लेते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ये फैलने के गुणधर्म को रखता है। ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है। इस तरह ठोस में कणों की गति कैसी होती है, कम, जो हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब हम अपने तीसरे मुद्दे पर आते हैं, गैसीय अवस्था।
इनमें बहाव बहुत ही अधिक होता है, संपीड़न बहुत ही अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, ना इसका निश्चित आकार होता है, ना इसकी आयतन निश्चित होता है, जो हमने ऊपर के मुद्दे में पढ़ा है। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि सारे कण एक दूसरे से दूर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए आसानी से गैसें बाहर की तरफ फैलने लगती है। गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है, न तो निश्चित आयतन होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन के आयतन को आसानी से वो घेर लेती है। तीसरे मुद्दे को देखेंगे। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज गति करती है और इसी कारण कण के आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव लगातार बनता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी के लिए हम इतना रखेंगे पार्ट 1 में। अब नेक्स्ट का वीडियो के अंदर हम इसके आगे की जानकारी शुरू करेंगे, जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, डन।